स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इस कड़ी में पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक कवर कर रखा है। आज उसके आगे से कवर करेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अतः यह क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बार इनको आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? इसका जो ऑप्शन है, जॉनसन, ग्रेगर जॉन मेंडल, एफ.बी. मॉरिसन, मॉर्गन। आपको पता होगा आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल के बारे में कहा जाता है कि मेंडल पहले डॉक्टर बनना चाहते थे। इनके पिता इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और एक चर्च में काम करने लगे। वहाँ पर पादरी बन गए। पादरी के रूप में इन्होंने बहुत दिन तक काम किया और उसी दौरान ये जिस चर्च में पादरी थे उसी चर्च के पीछे खेतों में मटर के दाने थे और वहाँ पर मटर की खेती करते थे। उसके बाद इन्होंने मटर पे अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि मटर के जो गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरे मटर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह जो ट्रांसफ़र होने का गुण है यही आनुवंशिकता है। हालांकि उस टाइम जब इन्होंने इस पर चर्चा किया तो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके चले जाने के बहुत दिनों बाद लोगों ने जब इस पर अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि उस टाइम मेंडल जो बता रहे थे वो सही था। तो बाद में इन्हें ही आनुवंशिकता का जनक बोला गया। हालांकि उस टाइम मेंडल नहीं थे, अतः हम कह सकते हैं कि मेंडल को ये पता नहीं है कि उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक बोले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? यकृत में जो रोग हेपेटाइटिस बी हो जाता है इसका कारक क्या है, किसकी वजह से होता है? डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, कवक। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर बी सही है। बी मतलब आरएनए वायरस। आप डीएनए की संरचना देखे होंगे, डीएनए की संरचना ऐसी होती है, याद होगा आपको। और आरएनए की संरचना ऐसे होती है, मतलब डीएनए की संरचना डबल कुंडली, आरएनए की संरचना सिंगल कुंडली। और जीवाणु के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। जीवाणु की खोज कौन किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये रूस के वैज्ञानिक थे। ये जीवित जीवाणु कोशिका खोज की। जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी पहली बार, तब पहली बार किसी जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कवक तो आप देखते होंगे इस समय बरसात के मौसम में अक्सर दिख जाते हैं। आप देखे होंगे जहाँ सड़ी गली वनस्पतियाँ रहती हैं वहाँ ऐसी आकृति दिख जाती है। तो ये जिसे मशरूम बोलते हैं, कुकुरमुत्ता, ये कवक है। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो आरएनए वायरस से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों में नहीं पाया जाता, मतलब वो जंतुओं में पाया जाता होगा। तो ऑप्शन है साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिबरेलिन। तो यहाँ आंसर सी सही है, इंसुलिन। हमने पिछली वीडियो में बताया था, इंसुलिन मनुष्य के शरीर में जो अमाशय होता है, अमाशय के नीचे एक पत्ती जैसी संरचना होती है, इसे अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकेगान। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन। इसके बारे में पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी। बस इतना जानिएगा कि इंसुलिन हार्मोन पौधों में नहीं पाया जाता, मनुष्य में पाया जाता है। साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाता है। क्या करता है? पौधे को बड़ा करने का काम करता है, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि करने का काम करता है। अगला एथिलीन। एथिलीन क्या करता है? एथिलीन जो है हार्मोन, ये फलों को पकाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये फलों को पकाने का काम करता है। फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है? इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। ये फूलों को खिलाने का काम करता है, फूलों को बड़ा करने का काम करता है एथिलीन। इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन, साइटोकिनिन को वृद्धि हार्मोन, और इंसुलिन क्या है? मनुष्यों में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करने वाला हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थि, हड्डियां। अस्थि माने हड्डियां, और दांत के निर्माण में किसकी सहायता होती है? मतलब किसकी सहायता से हड्डियां और दांत का निर्माण होता है? ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। ऑप्शन डी है, एक मिनट, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ आंसर डी सही है, कैल्शियम और फास्फोरस की सहायता से हड्डियां
और दांत का निर्माण होता है। आप देखो, आप जो टूथपेस्ट लाते हो तो टूथपेस्ट में लिखा रहता है कैल्शियम की मात्रा से भरपूर। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम दांतों के लिए ज़रूरी है। और फास्फोरस, हड्डियों के निर्माण के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। अगर फास्फोरस की कमी हो तो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ एक रोग उत्पन्न करती हैं जिन्हें बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जब रोग होता है मनुष्य के शरीर में, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जब मनुष्य के शरीर में होता है तो हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। भंगुर होने का मतलब ये है कि आप शरीर पर, मनुष्य अगर शरीर पर कुछ ज़्यादा बोझा रख लेगा तो हड्डियां खट खट करके टूट जाती हैं। तो ये जो टूटना है ये ऑस्टियोपोरोसिस है। इसका मतलब क्या है कि दांत और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर डी सही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पुष्प कलिका है? इनमें से कौन एक पुष्प कलिका है, मतलब कि पुष्प की कली है, मतलब खिला हुआ नहीं है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, लौंग। लौंग जब खिलने लगता है तो फूल का रूप नहीं लेता, तभी उसको तोड़ लिया जाता है और सुखवा कर मार्केट में उतार दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो लौंग जो है पुष्प की कली है। बाकी तो जीरा भी पूरा खिल के आता है, काली मिर्च भी और हल्दी भी। लेकिन जो लौंग है वो पुष्प का खिला हुआ रूप है, पुष्प खिल ही रहा होता है तभी तोड़ के सुखवा लेते हैं और उसी को मार्केट में बेचते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही है, देख लीजिए। अफीम। अफीम या पोस्ता के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अफीम का पौधा खासकर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी खेती होती है। ऊपर वाला पार्ट ऐसे गोला सा होता है। आप अनार देखे होंगे, बस अनार लाल होता है, ये हरे कलर में होगा। अब क्या होता है, जब ये अधपका हो जाता है तो इसके ऊपरी वाले फल वाले भाग में जगह जगह कट मार देते हैं। उसके बाद इसके रस को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। कट मार देते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। उस दूध को एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसको सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद उसी से अफीम बनता है। तो दूध को सुखवाना मतलब बहुत कम मात्रा में निकलेगा, इसलिए अफीम बड़ा महंगा बिकता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त होता है? फूलों से, फलों से, पत्ते से, या फिर अधपके फल से? तो आंसर यही मिल गया। अफीम जो है अधपके फल से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर सी सही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एजोला के साथ में क्या रहता है? एजोला आप देखे होंगे धान के खेत में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो आप देखे होंगे काई, जिसे आप शैवाल बोलते हो, शैवाल होता है। और उसी के साथ ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरी हरी पत्तियाँ होती हैं ऐसे। ये क्या करती हैं, उसी के साथ तैरती रहती हैं। तो ये जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं ढेर सारी, इन्हीं को एजोला बोलते हैं। और इनके साथ क्या होता है, ये शैवाल होता है। तो ऑप्शन ए ही सही है, नीलहरित शैवाल होता है। और दूसरा ऑप्शन था लाल शैवाल, फफूंद, मांस, ये सब नहीं होते। ऑप्शन ए सही है, एजोला के साथ नीलहरित शैवाल होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के कारण वायरस है? कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से होता है? ऑप्शन ए मलेरिया और पोलियो, ऑप्शन बी है पोलियो और बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी है पोलियो और तपेदिक, ऑप्शन डी है तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। हालांकि मिक्सचर हो जाने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। देखो, मलेरिया एडिज एजिप्टी नामक मच्छर से कवक के द्वारा उसके द्वारा संक्रमित किया जाता है। पोलियो तो वायरस से फैलता है, लेकिन ये मच्छर के मलेरिया की वजह से गड़बड़ हो जाता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो का जो वायरस होता है उसे बोलते हैं टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 जो होता है वो पोलियो का वायरस होता है। एक मिनट, जो पोलियो का वायरस होता है उसे बोलते हैं टाइप 1 टाइप 2। और जो बर्ड फ्लू होता है, आप तो सुने होंगे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। तो H5N1 ये है बर्ड फ्लू, और स्वाइन फ्लू H1N1। तो ये जो है दोनों ही वायरस से जनित रोग हैं। तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही है, ये वायरस जनित रोग है, पोलियो और बर्ड फ्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। कौन सा अंडज स्तनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अंडज स्तनी है? अंडज स्तनी मतलब कि वो अंडे भी, दरअसल आप देखेंगे अगर आपके आसपास जो भी जानवर होंगे या तो बच्चे देते होंगे या तो अंडे देते होंगे। कोई ऐसा जानवर नहीं जो अंडे भी दे और अंडे दे
और बच्चे भी दूध भी पिलाए, मतलब जो अंडे देते होंगे वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते होंगे, और जो बच्चे देते होंगे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा अंडज और स्तनी है, मतलब कि वो अंडे भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। ऑप्शन है कंगारू, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है स्लॉथ, ऑप्शन डी है प्लेटिपस। चलिए बता ही देते हैं, ऑप्शन डी सही है, प्लेटिपस। प्लेटिपस को बतख चोचा भी कहते हैं। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो बच्चे देता है वो अंडे के रूप में देता है, और अंडे से जब फूट कर अंडा फूट कर जब बच्चा बाहर आता है तो उसको ये दूध भी पिलाता है। तो ऐसा स्तनी बहुत कम मिलते हैं जो अंडे दें और अंडे से जब बच्चा बाहर आए तो उसे दूध पिलाएं। बाकी तो और आप जानते होंगे कि या तो बच्चे देंगे या तो अंडे देंगे, और अगर अंडे देंगे तो दूध नहीं पिलाएंगे उसको, अंडा से बाहर आएगा और उसके बाद खाने पीने लगेगा। लेकिन अगर बच्चे देंगे तो उसको दूध पिलाएंगे। लेकिन ऐसा कोई स्तनी जो अंडे दे उसके बाद उसको दूध भी पिलाए तो वो प्लेटिपस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें सभी उड़ते हैं, चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं है फिर भी उड़ता है, मतलब पक्षी के वर्ग में नहीं रखा जाता। चलिए आंसर बताते हैं आपको। चमगादड़। चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ स्तनी है और ये उड़ता है। चमगादड़ स्तनी है और ये उड़ता है, लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। और एक चीज़ और, चमगादड़ लगभग 1200 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं लंबाई इनकी, मतलब 1.5 मीटर तक, और वजन तो लगभग 5 से 6 केजी तक होते हैं। कुछ चमगादड़ छोटे होते हैं और कुछ चमगादड़ बड़े होते हैं। चमगादड़ हमेशा उल्टे लटकते हैं, और इनका जो दरअसल पहले जो जानवर होते हैं, अब अभी भी जानवर देखो, जानवरों में 4 पैर, 2 आगे 2 पीछे। तो अभी इनका रूपांतरण जब हुआ तो चमगादड़ जो उड़ता है तो उसका जो पंख बना है वो अगला पैर बन गया। पिछला पैर बहुत छोटा रह गया है, अगला पैर पंखों में बदल गया है। पक्षियों में भी वही हुआ है, पक्षियों का पिछला पैर रह गया है और अगला पैर पंखों में बदल गया है। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि चमगादड़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी पीछे बताया आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक बार सीजीएल में आया था कि पक्षियों का जो पंख है वो क्या है, तो उनके अगले पैर का रूपांतरण है। चमगादड़ का भी जो पंख है वो क्या है, उसके अगले पैर का रूपांतरण है। तो यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता, यह स्तनी है। और पक्षी तो जो होते हैं अंडज होते हैं, पक्षी सब अंडे देते हैं, चमगादड़ स्तनी है, इस पक्षी वर्ग में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ये सही था, देख लीजिए। कह रहा है मलेरिया रोधी कुनैन किससे प्राप्त होती है। कुनैन आप दवा नाम सुने होंगे, इससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। किससे प्राप्त होता है, नीम से, यूकेलिप्टस से, दालचीनी से, सिनकोना से। आपको पता होगा सिनकोना से प्राप्त होता है। मलेरिया के इलाज के लिए जो कुनैन दवा बनाई जाती है वो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घीघा किसकी कमी से होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़े होंगे। घीघा में क्या होता है, ये जो आप बॉडी बनाएं, ये जो गला है, गला इसे फूल जाता है। तो जो गला फूल जाता है तो ये घीघा, जो इसे घीघा कहते हैं, गला बड़ा सा हो जाता है। सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। तो घीघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घीघा रोग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। मसूड़ों में होने वाला रक्तस्राव को कौन रोकता है। निकोटिमाइड, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी। चलिए बता देते हैं, ऑप्शन सी सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल में क्या मिलता है, खट्टी चीज़ों में मिलता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी आप जानते हो विटामिन सी का नाम, जो विटामिन सी है उसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो जो रक्तस्राव होता है, आप जानते हो स्कर्वी रोग ये मसूड़ों में रक्तस्राव जो होता है इसे ही स्कर्वी रोग कहते हैं। और इसको कौन रोकेगा, विटामिन सी। विटामिन सी में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। किसमें मिलता है, खट्टी चीज़ों में। पिछले वीडियो में कवर किए थे, आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। और ये थायमीन जो होता है, थायमीन विटामिन B1 को रासायनिक नाम है थायमीन, और विटामिन बी तो यहाँ दिया ही है। और निकोटिमाइड आप जानते हो तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन मिलता है ना, तंबाकू में, वही है। तो यहाँ पर आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर सी है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कौन सा है। कह रहा है कि किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन बनता है। अवट ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, जनन ग्रंथ, हड्डियों द्वारा। चलिए आंसर बताते हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। हमारे दिमाग में पाया जाता है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, 0.6 ग्राम इसका भार होता है। बहुत
हल्का है, कई चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका भार सबसे कम होता है 0.6 ग्राम। इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है, और ये सब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। इससे एक हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करने में काम करता है। वृद्धि हार्मोन का ही उपयोग करके, ये हार्मोन अलग से अगर पशुओं को ऊपर लगा दिया जाए तो पशु दूध देने लगते हैं, जिसे आप ऑक्सीटोसिन बोलते हो। तो ये चीज़ों को बड़ा करने में यही इसी हार्मोन का प्रयोग करके फलों सब्जियों में जो आप सुने होंगे कि इंजेक्शन लगा के बड़ा किया जाता है, इसी वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो ये वृद्धि हार्मोन कहाँ बनता है, कौन बनाता है, पीयूष ग्रंथि बनाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। ऑप्शन बी है, अगला क्वेश्चन है, एंटीसाइड किन की औषधियों में मिलता है। एंटीसाइड किन की औषधियों में मिलता है, मतलब कि किस रोग की औषधियों में, मतलब किस रोग के इलाज में जो औषधियाँ उपयोग की जाती हैं उनमें एंटीसाइड मिलता है। ऑप्शन ए है नेत्र दृष्टि के, दूसरा पेट दर्द के, तीसरा मुहासे के, चौथा सिर दर्द के। चलो आंसर बता देते हैं आपको। पेट दर्द का जो इलाज के लिए जो दवा आती है, उनमें जो औषधि मिलती है वो है एंटीसाइड। एंटीसाइड एक प्रकार का प्रोटीन है जो पेट दर्द वाली औषधि में पाया जाता है, जिससे पेट दर्द को ठीक किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल के मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले, पीसीस का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। कह रहा है किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में करते हैं। ऑप्शन है दालचीनी, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है पॉम। पाम या ताड़ जिसे बोलते हैं, ताड़, नारियल ताड़। तो ऑप्शन ए सही है। दालचीनी का जो पेड़ का छाल होता है उसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं मुंह में बड़ी मात्रा में लार आ जाता है। ये जो पानी मुंह में आता है खाने को देखकर, इसे ही लार बोलते हैं। ये किसके पाचन में सहायक होता है। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। आप आंसर सोच लिए होंगे, चलिए बताते हैं। स्टार्च। स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है, और इसी के सहायता से प्रोटीनों का भी पाचन होता है, लेकिन सबसे पहले स्टार्च के पाचन में ये सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, सिंपल भी है, आपको पता भी होगा। अल्ना, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया। तो आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो शरीर के पैर में जांघ में पाई जाती है। फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। अब यहीं पर क्वेश्चन आया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्टेपी। स्टेपी हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। रेड डाटा बुक किन जीवों के बारे में जानकारी देता है। रेड डाटा बुक किन जीवों के बारे में जानकारी देता है। एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर की संरक्षण के लिए, चीज़ों की संरक्षण के लिए एक संस्था है IUCN, उसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन है लुप्त प्राय, जो लुप्त हैं, जो संकट में हैं, जो खतरनाक हैं, जो विरल हैं, जो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर जो रेड डाटा बुक है वो ऐसे जीवों के बारे में जानकारी देता है जो संकट में है, मतलब जो खत्म होने वाले हैं, जो कुछ समय पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, उनके बारे में जो वर्णन होता है वो IUCN के रेड डाटा बुक में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। कबूतर, तोता, गुंजन, गौरैया। सिंपल है, आपको पता होगा। गुंजन। गुंजन को ही हमिंग बर्ड बोलते हैं। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड बहुत छोटा होता है, इसको ही गुंजन पक्षी बोलते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी सबको तो आप जानते हो। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है एक बार। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। सोचिए कहाँ पर है। आंसर देखते हैं। आंसर सी सही है, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पर अनुसंधान करता है, पर्यावरण की रक्षा कैसे किया जाए, उसके प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके बारे में आज रिसर्च होता है।
तो नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे छोटा फूल, सिंपल सा है ये भी, वुल्फिया, लेम्मा, अजोला, पाइकस। तो इनमें सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। सबसे छोटा फूल इनमें वुल्फिया होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा सा। और सबसे बड़ा फूल क्या होता है, उसे बोलते हैं रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है, वुल्फिया सबसे छोटा फूल होता है। अजोला तो आपको पढ़े हो, अभी ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, सवाल के साथ मिलता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये वुल्फिया, आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया आप जानते हो जिसे रक्त कैंसर बोलते हैं, में क्या क्या इसके लक्षण क्या है, किसकी वृद्धि हो जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं की, कणिकाओं की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, प्लाज्मा के, या फिर इन सभी की। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है ल्यूकेमिया में, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या ल्यूकेमिया में बढ़ जाती है और कुछ समय बाद ब्लड पानी जैसा दिखने लगता है। इसे बोलते हैं रक्त का कैंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर जिसे बोलते हैं, इसमें श्वेत रक्त, सफेद रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। कार्ड इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कार्ड किसकी किस्म है, बकरी की, मछली की, शैवाल की, भेड़ की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं। कार्ड जो है मछली की एक किस्म है, मछली की जो किस्में हैं उसमें एक कार्ड नाम की किस्म आती है, मछली की किस्म है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, मतलब किससे जल प्रदूषण नहीं होता या फिर बहुत नाम मात्र का होता है। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बताते हैं आंसर। तांबा, तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं है, इससे जल प्रदूषण बहुत कम होता है, इसीलिए लोग तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं रात को, सुबह या फिर जब पीना हो तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबे से जल प्रदूषण नहीं होता है। बाकी जस्ता, निकल, सल्फर डाइऑक्साइड से जल प्रदूषण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन पारिस्थितिक का आतंकवादी है। पारिस्थितिक का आतंकवादी मतलब जो परिस्थिति से बहुत ज्यादा चीजें अवशोषित करता हो। बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। चलिए आंसर बताते हैं। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस को परिस्थिति का आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि यह एक दिन में लगभग 40 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी जाता है। अब इतना ज़्यादा अगर पानी पिएगा तो ज़मीन के नीचे से पानी की मात्रा कम हो जाएगी, इसीलिए इसे परिस्थिति का आतंकवादी कहते हैं। अगर ये पानी इतना ज़्यादा खींचेगा तो इसके अगल बगल पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा, इसलिए यूकेलिप्टस को परिस्थिति का आतंकवादी कहते हैं। इसमें यहीं तक क्वेश्चन था। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करेंगे तो तैयार हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।